दोस्तों स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेपोलियन की जीवनी, पूरा डिटेल में जानेंगे। आखिर नेपोलियन क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, है ना, उनके पिता का नाम क्या था, उनका पूरा नाम क्या था, है ना, बहुत से। फिर हम लोग जानेंगे मेटरनी के बारे में, फिर मेटरनी युग क्या है, फिर 1848 की फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और 2023 में जितने भी लोग का एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट हो गया है। चलिए तो हम लोग बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है नेपोलियन की जीवनी। सबसे पहले जानेंगे नेपोलियन के बारे में, पूर्ण की जीवनी। तो दोस्त, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त है ना 1769 को कोर्सिका फ्रांस में मध्य सागर के प्रायद्वीप में हुआ था। तो नेपोलियन का ना जन्म 15 अगस्त, जिस दिन हम लोग को मनाते हैं 15 अगस्त ना, 1769 को कोर्सिका फ्रांस में भूमध्य सागर के प्रायद्वीप में हुआ था। ठीक है, फिर नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, है ना। उनका पूरा नाम आता है कि नेपोलियन का पूरा नाम क्या है, तो नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि इनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। क्या था जी? पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट तथा माता का नाम लेटिजिए, है ना, लेटिजिए। आगे कुछ लिखा है रोमोलिनो। क्या था जी? लेटजियो रोमोलिनो था, उनकी माता का नाम था। ठीक है, उनके पिता फ्रांस की राजा के दरबार में कोर्सिका द्वीप से प्रतिनिधि थे। मतलब उनके जो पिता थे वो फ्रांस के राजा के दरबार में, है ना, कोर्सिका द्वीप से प्रतिनिधित्व थे। ठीक है, फिर आगे आप लोग को दिया है कि नेपोलियन की पहली पत्नी का नाम जोसेफिन था। नेपोलियन की जो पहली पत्नी थी, उनकी पहली पत्नी का नाम था जोसेफिन था, लेकिन उनसे उन्हें कोई संतान नहीं हुआ था। जो नेपोलियन की पहली पत्नी थी जोसेफिन, उनका कोई संतान नहीं था। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया के सम्राट, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी का आता है वियना, ये भी आता है, ऑस्ट्रिया के सम्राट की पुत्री मैरी लुइस से, क्या था जी? ऑस्ट्रिया की सम्राट की पुत्री का नाम था मैरी लूसी से दूसरा विवाह हुआ था। पहला विवाह जोसेफिन से था, दूसरा विवाह हुआ था इनका मैरी लूसी से हुआ। ठीक है, जिससे उसका संतान प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर आगे आप लोग को दिया है मार्च 1814 में पेरिस का पतन हुआ। मतलब 1814 में पेरिस, मतलब पूछता है कि पेरिस का पतन कब हुआ था, तो मार्च 1814 में। नेपोलियन देश से निवासित किया गया, मतलब नेपोलियन को देश से निवासित मतलब दूसरे देश भेजा गया। मार्च 1815 में इन्होंने फ्रेंच राजधानी पर धावा बोल दिया था, और 1815 में इन्होंने फ्रेंच राज्य की राजधानी पर धावा बोल दिया था। ये था आप लोग का, है ना, नेपोलियन की जीवनी। अब हम लोग चलते हैं मेटरनी की जीवनी। इनका जीवनी बहुत ही छोटा था। ठीक है, दिलीप मेटरनी का जन्म 1773 कब हुआ था? मई 1773, है ना, में ऑस्ट्रिया की काब्लेज नगर में हुआ था। मेटरनी का जन्म मई 1773 में ऑस्ट्रिया की काब्लेज नगर में हुआ था। ठीक है, वह कुलीन श्रेणी के खानदान का व्यक्ति था। एक जैसे में श्रेणी आती है, तो इन जो मेटरनिक था ना, ये कुलीन श्रेणी का सदस्य था। ठीक है, अपने विश्वविद्यालय के शिक्षा काल में उसने फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप भागे हुए कुलीनों की दुख गाथा को सुना था। मतलब जब उन्होंने, है ना, विश्वविद्यालय में गया तो शिक्षा काल में फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप जितने लोग वहाँ कुलीन से, उनके सब दुखों के बारे में उन्होंने सुना था, तथा उसी समय से वह दुखी हो सुना था, तथा उसी समय से वह क्रांतिकारी भावनाओं का घोर शत्रु बन गया। जब वो विश्वविद्यालय में गए तो ये जितना बात हुआ ना फ्रांस की क्रांति को लेकर, भागे हुए कुलीन को लेकर, है ना, तो उनको बहुत दुख हुआ। जैसे मान लीजिए कोई भी जाति के लोग विपक्ष दूसरे से करते हैं, है ना, मतलब उसी जाति का था लोग उसके साथ विवाह कुछ करते थे, तो उनको रहना देता था।
ठीक है, क्योंकि अभी आज भी है लोग जात जात पर कुछ अजीब बात बोल देते हैं, है ना। तो वही था, ये कुलीन श्रेणी का था। देखा कि मेरे इस श्रेणी में इतने लोगों को दुख पहुंचा, तो उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी भावना को घोर शत्रु बन गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं मेटरनिक युग। आप लोग को एग्जाम में आता है 2 नंबर में कि मेटरनिक युग क्या है। ठीक है, तो देखो मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ ना, आप ऐसे अंडरलाइन करते, जो जितनी भी बात इंपॉर्टेंट है इसको मतलब कलर कर नीचे अंडरलाइन करता, ताकि एग्जामिनर देखे कॉपी हाँ ना लगे कि भाई लिखा है। नेपोलियन की वाटरलू पराजय के बाद मेटरनिक युग की राजनीति का सर्वाधिक बन गया। उसने यूरोपीय राजनीतिक में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि 1815 से 1848 तक की यूरोपीय इतिहास की काल को हम लोग मेटरनिक युग कहते। इतना भी लिख देंगे तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। 1800 बताना कि मेटरनिक ने 1815 से 1848 ईस्वी तक की यूरोपीय इतिहास का काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। आप इतना भी लिख देंगे तो 2 नंबर में आता है मेटरनिक युग किसे कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला बात को हम लोग बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग चलते हैं सन 1848 की क्रांति। ठीक है, ये भी आप लोग को आता है। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। लुई फिलिप कैसा शासक था? एक उदारवादी शासक था। ठीक है, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी का मतलब वो तो मतलब एकदम अच्छा, मतलब किसी के बात को मान लेता था, क्या आगे प्लान है, क्या करना चाहिए, मतलब सब लोग को राय लेता था। महत्वाकांक्षी का मतलब ये होता है। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया था। जितने भी उसके विरोधी थे, मतलब विपक्षी पार्टी थे, उनको खुश करने के लिए कौन? तो भाई लुई फिलिप उनको खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, आता है, देखो ध्यान समझ रहे हैं। जो लुई फिलिप था, उन्होंने अपनी विपक्ष विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया तथा सन 1840 में गीजी का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कहाँ का? ये पूछा था कि फिजी लुई फिलिप कहाँ का प्रधानमंत्री बन गया था? तो बना था काजी गीजू का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कब? 1840 में। ठीक है, जो कट्टर प्रतिक्रिया था वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। मतलब जितने भी हैं वैधानिक चाहे सामाजिक चाहे आर्थिक सुधारों के, ये विरुद्ध था। ठीक है, लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और अल्पमत में भी था। ठीक है, मतलब वो कह रहा है ना कि वो किसी भी तरह के वैधानिक आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रहना, मतलब उनको पूंजीपति मतलब के साथ रहना उनको पसंद नहीं था। ठीक है, सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। ठीक है, जितने भी वहाँ के सुधारवादी थे, उन्होंने 22 फरवरी 1848 ईस्वी में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध कराए, है ना, गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने का मजबूर किया था। ठीक है, तब क्या था कि 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी छोड़ने का त्याग और इंग्लैंड चला गया। ठीक है, अब वहाँ से फ्रांस से कहाँ चला गया था लुई फिलिप? इंग्लैंड चला गया। ठीक है, तो ये था आप लोगों को 1848 की क्रांति। ठीक है, कल हम लोग जानेंगे इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण के पूरे बारे में जानेंगे। तब तक इसको अच्छा से आप लोग कॉपी पर नोट्स बनाते जाइए, है ना। पुल देखो, मैथ का मिलेगा, फिर केमिस्ट्री मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, हिंदी मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी आपके लोग हैं ना, सबको शेयर कीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।